सभी को नमस्ते। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं बौद्धिक विकास की और उत्तर बाल्यावस्था में ये बौद्धिक विकास कैसे होता है उसके बारे में हम लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे। आज अपने उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि बौद्धिक विकास उत्तर बाल्यावस्था में किस तरह से चल रहा है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास। इस उम्र में बच्चों में अब प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलपमेंट भी, उनकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है कि वो अपनी समस्याओं का निवारण भी कर पाते हैं। इसी कारण से वो अब पहेलियाँ, गणित के जो तार्किक प्रश्न होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताएं इत्यादि में भाग ले पाते हैं और ऐसे खेलों में भी भाग ले सकते हैं जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें स्किल्स चाहिए होते हैं, जैसे शतरंज है, कैरम है, लूडो है इत्यादि। अब ये उनके पसंदीदा खेलों में शामिल हो जाते हैं। और इसमें आखिरी जो बिंदु है वो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, यानी कि एक्सट्रोवर्ट। 6 से 12 वर्ष के ये बच्चे जो उत्तर बाल्यावस्था में हैं वो अब केवल अपने आप में ही रुचि नहीं लेते, बल्कि अपने संगी साथियों, दोस्तों, शिक्षकों, पड़ोसियों, अभिभावकों इत्यादि के संबंध में भी रुचि लेते हैं। वह कक्षा के शिक्षकों की नकल भी उतारते हैं और इस अवस्था का बालक जो है वो काल्पनिक से ज़्यादा यथार्थ की वस्तुओं में रुचि लेता है। इमेजिनरी चीज़ों में विश्वास नहीं है उसका। अब वो जो वाकई में वास्तविक रूप से जो चीज़ें हो सकती हैं या होती हैं उनके बारे में अधिक इंटरेस्ट लेता है। और अब एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि कुछ कर दिखाऊंगा, कुछ बनना है। और इसीलिए ऐसे समय में बच्चों से पूछा जाता है क्या बनोगे, वो अपनी उनकी जो भी इच्छाएं होती है उसको व्यक्त कर पाते हैं। ये थी बच्चों उत्तर बाल्यावस्था में किस तरह से बौद्धिक विकास बच्चों का होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और एक नज़र डालते हैं किशोरावस्था में ये बौद्धिक विकास किस तरह से हो रहा है। किशोरावस्था से हम सभी परिचित हैं। बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच का ये वक्त होता है। इस समय बालक में एक बार फिर से शारीरिक परिवर्तन भी आते हैं, परिपक्वता आने लगती है। शारीरिक, मानसिक, ग्रंथिल यानी कि ग्लैंडुलर, साइकोलॉजिकल इत्यादि काफ़ी सारे चेंजेस हम उनमें देख सकते हैं और बाकी भी काफ़ी क्षेत्रों में उनका इस समय में विकास होता है। और ख़ास तौर से उन चीज़ों में ये कह लेना चाहिए ज़्यादा परिपक्वता आती है जिनका विकास पहले भी हो चुका है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है विशिष्ट रुचियों का विकास। अब ये स्टेज आ जाती है जब बच्चों में कुछ विशेष रुचियों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित होता है। उन रुचियों का अधिक विकास होता है जिनको वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनसे उनको ज़्यादा आत्मसंतुष्टि और प्रशंसा मिलती है। जैसे लड़कियों में सजने संवरने, चित्रकारी करने, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, पाक कला, विभिन्न प्रकार के व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन बनाना, घर को सजाना, सजावटी वस्तुओं को बनाना, म्यूज़िक, उपन्यास इत्यादि में उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, उनकी रुचि बढ़ जाती है। इसी तरह से लड़कों में जो है वो पहेलियाँ बुझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, तरह तरह के भिन्न भिन्न खेल खेलना, स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, घुड़सवारी, गणित के जटिल प्रश्नों को हल करना, साहसिक कार्य करना जिसमें उनको अपनी मस्कुलिनिटी, अपने पुरुषार्थ को दिखाने का मौका मिले, ऐसे कार्य उनको पसंद आते हैं। भागने दौड़ने वाले काम करना, खुद को अच्छा दिखाना, उसके लिए नए कपड़े खरीदना इत्यादि, इस तरह के शौक ऐसे अब लड़कों में भी देखने को मिलते हैं। और फिर आती है कल्पना की बहुलता, जहाँ उत्तर बाल्यावस्था में बालक यथार्थवादी हो जाता है, वास्तविकता के ज़्यादा संपर्क में रहता है। वहाँ एक बार पुनः किशोरावस्था में आने पर अब वो कल्पना लोक में विचरण ज़्यादा करने लगता है।
कल्पनाशील और चिंतनशील हो जाते हैं और अपनी ही कल्पना की दुनिया में तैरने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे उनके कह लेना चाहिए कि एम्बिशन तो उत्तर बाल्यावस्था में स्टार्ट हो गए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे खिलाड़ी बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, डांसर बनना है, वॉट एवर इट इज़। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और वाकई में पता नहीं उनमें कितना हुनर है कितना नहीं है, वो तो बहुत अलग बात हो जाती है। लेकिन कल्पना लोक में वो अपने इमेजिनेशन में, अपने विचारों में उनको ये लगता है मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया, या मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया, या मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा, या मैं बहुत अच्छा इंजीनियर बन गया। तो इस तरह से कल्पना की दुनिया में वो ज़्यादा रहते हैं। और कभी कभी इस कल्पना लोक में विचरण करते हुए वो अपने आप को बहुत बड़े बड़े जो भी पायनियर्स रहे हैं अपने अपने फील्ड के, उन लोगों से अपनी तुलना करने लग जाते हैं। लेकिन इसी कल्पना शक्ति के कारण से ही उनकी रचनात्मकता भी विकसित होती है और यही बच्चे आगे जा कर के वाकई में कुछ बन भी पाते हैं। और फिर आता है तर्क शक्ति का विकास। ये वो उम्र है जहाँ पर तर्क शक्ति का विकास अपने चरम पर होता है। किशोर बच्चों को हम देखते हैं कि वो अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से, अपने साथियों से, सबसे हर छोटी छोटी बात में तर्क करने लगते हैं। वो तर्क उनके सही हो गलत हो वो सेकेंडरी थिंग हो जाती है, लेकिन तर्क करना उनकी आदत बन जाती है। आसानी से वो किसी निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। अपनी तर्क शक्ति के आधार पर, अपनी चिंतन क्षमता के आधार पर वास्तविकता जानने का प्रयत्न करते हैं। और फिर बात आती है इस अवस्था में चिंतन, स्मरण और धारण क्षमता में विकास होता है। किशोरावस्था के उत्तरार्ध तक तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से विकसित हो जाता है। केंद्रीय नाड़ी संस्थान यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मस्तिष्क और तंत्रिकाओं में परिपक्वता आ जाती है। इस कारण से अब किशोर में सोचने, समझने, तर्क करने, समस्याओं को हल करने, शोध करने जैसी बौद्धिक योग क्षमताओं का पूर्ण विकास हो जाता है और वो बड़ी बड़ी समस्याओं का भी हल अब आसानी से निकाल पाते हैं। और फिर बात आती है दूसरों के और आसपास के वातावरण में अब उनकी रुचि बढ़ जाती है। अब वो अपने आप में अकेले में सिमट करके नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि अब वो घर परिवार तक नहीं रह करके अपने पास पड़ोस में, मित्र मंडली में, दोस्तों में और यहाँ तक कि अपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स में, यानी कि अगर लड़के हैं तो लड़कियों की तरफ उनकी रुचि बढ़ती है और लड़कियाँ हैं तो लड़कों की तरफ उनकी रुचि भी बढ़ जाती है। घनिष्ठ मित्रों का साथ अब उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरे के सुख दुख में काम आना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, साहसिक कार्य करना जैसे गुण अब विकसित हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता, सहयोग, सहिष्णुता, दया, प्रेम, करुणा, अनुशासन, ईमानदारी, सत्यता जैसे गुण भी अब उनमें आसानी से विकसित किए जा सकते हैं। ये थी बच्चों भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हमने बात की कि किस तरह से बौद्धिक विकास निरंतर चलता रहता है। और अब अपने इस चैप्टर के अंत में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स की जिनके कारण से ये बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। ऐसे कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं? इनमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी भी स्टेज की हम बात करें तो बच्चे का स्वास्थ्य अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शारीरिक स्वास्थ्य खास तौर से, अगर बुद्धि जन्मजात योग्यता है लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो हमेशा खुद को मेंटेन करना पड़ता है, उसको हमें बनाए रखना होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। और हमारे यहाँ ये कहावत भी है कि पहला सुख जो है जीवन में वो निरोगी काया का माना गया है। यानी कि जब तक इंसान स्वस्थ नहीं होगा, कोई भी बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हम उसके बौद्धिक विकास की भी बहुत ज़्यादा अच्छी कल्पना नहीं कर सकते हैं।
अगर बच्चा स्वस्थ है तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है और किसी भी चीज़ को जल्दी से सीख सकता है। उसकी स्मरण शक्ति, धारण क्षमता इत्यादि अच्छी रहती है। तर्क, चिंतन, पढ़ाई लिखाई इत्यादि वो आसानी से कर पाता है। शैक्षणिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर के भाग लेता है। लेकिन अगर बच्चे का स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो किसी चीज़ में उसकी रुचि नहीं रह पाती है। खेलने कूदने में भी मन नहीं लगता, पढ़ने लिखने में भी पीछे हो जाता है। सिर्फ अपने ऊपर ही उसका ध्यान जाता है और इसीलिए वो चिड़चिड़ा, क्रोधी, सुस्त और आलसी हो जाता है, बेचैन रहने लगता है इत्यादि बहुत सारी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। इसीलिए माता पिता का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को शारीरिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ रखें ताकि शरीर के साथ साथ उनका मन भी स्वस्थ रह सके और वो अच्छा जीवन में अपना विकास कर सकें। इसी तरह से अगर बच्चों की अंतःस्रावी ग्रंथियां भी डिफेक्टिव हों, जैसे कि थायराइड ग्लैंड का अगर ग्रोथ रुक जाए तो उसके कारण से बच्चों की मानसिक ग्रोथ भी रुक जाती है, मानसिक विकास भी रुक जाता है। अगर कोई गंभीर चोट आ जाए तो भी इस तरह से परेशानी हो सकती है। और फिर बात करते हैं हम वातावरण की, कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके ऊपर भी बौद्धिक क्षमता निर्भर करती है। वैसे तो बुद्धि को हमने जन्मजात योग्यता मान रखा है, लेकिन इसके विकास में आसपास के वातावरण का भी अमूल्य योगदान है, क्योंकि वातावरण ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति का बौद्धिक विकास किस सीमा तक होगा। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मानसिक विकास की अगर बात करें या बौद्धिक विकास की अगर बात करें तो दो हम उम्र बच्चे जिनका मानसिक विकास बिल्कुल एक सरीखा है, दोनों में बुद्धिमत्ता अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी वातावरण के प्रभाव के कारण से बहुत सी बातें एक बालक सीख सकता है, दूसरा नहीं सीख पाता। जैसे अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक बालक, अगर हमने सोचा कि जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पर रहने वाला बालक है, दूसरा शहरी वातावरण में पलने वाला बालक है, तो इन दोनों की बुद्धिमत्ता में फ़र्क होगा। शहर में रहने वाला बालक जहाँ ट्रेन, बस, मोटर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन और जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं, लाइट, पानी इत्यादि, इन सब के बारे में बहुत कुछ जानता है और उन सब का इस्तेमाल उसको मालूम होता है। लेकिन वो प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब हो सकता है ना हो, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हरियाली देखने को नहीं मिल सकती है, हो सकता है ऐसा, या उसको बहुत ज़्यादा पार्क्स वगैरह इस तरह की चीज़ों में या जहाँ प्राकृतिक वातावरण हो ऐसी जगहों पे जाने का उसको मौका शायद कम मिलता है। दूसरी तरफ जो पिछड़े इलाके में किसी गांव में या ट्राइबल एरिया में पलने वाला बच्चा है, उसको हो सकता है उन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ के बारे में नहीं पता हो, क्योंकि उसने बसेस देखी नहीं, उसने एरोप्लेन देखा नहीं, ट्रेन देखी नहीं, या उसके गांव में बिजली नहीं है तो उसको बिजली के बारे में भी नहीं मालूम हो, लेकिन उसको प्रकृति का ज़्यादा अच्छा ज्ञान होता है। उसको मालूम होता है कि कौन से पेड़ जंगली हैं, कौन से किन पेड़ों पर कौन से फल आते हैं, किस फसल को किस सीज़न में उगाया जाता है, कौन सी फसल कब कटती है इत्यादि इत्यादि, उसको दूसरी तरह की जानकारी होती है। तो इसका मतलब ये है कि बुद्धि का जो विकास है वो तो दोनों में हो रहा है, लेकिन दोनों के जो एंड रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट है। कारण उनका वातावरण, क्योंकि दोनों को अलग अलग वातावरण मिल रहा है तो वो अलग अलग चीज़ों को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बच्चों की परवरिश में, ये तो हमने भौगोलिक वातावरण की बात करी, वातावरण में हम परिवार का वातावरण, समाज का वातावरण इत्यादि सभी बातों को शामिल करते हैं। अगर परिवार में वातावरण कलहपूर्ण है, प्रेम पूर्वक नहीं है, तो भी बच्चे का बौद्धिक विकास अलग ढंग से होगा। इस तरह से वातावरण का काफ़ी फ़र्क इसमें पड़ता है। और फिर हम बात करते हैं सेक्स डिफरेंस की, लिंग भेद। परमपिता परमात्मा ने वैसे तो इंसानों की बुद्धि में कोई फ़र्क नहीं किया है, उनके हिसाब से लड़का और लड़की सभी को बराबर बुद्धि दी गई है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारा चिंतन, सामाजिक व्यवस्था,
ये सब लड़के लड़कियों में भेद कर देते हैं। और इसीलिए जहाँ एक तरफ छोटी उम्र से ही लड़कियों को गृह कार्यों में और कलात्मक कार्यों में उनकी रुचि डेवलप की जाती है, उनका विकास उस ढंग से करवाया जाता है, वहीं लड़कों को पुरुषार्थ के कार्यों में, घर के बाहर के कार्यों में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बनाया जाता है। उनको खेलने कूदने की सुविधाएं दी जाती है। घर के बाहर के जितने भी काम हैं जिसमें शक्ति के या बल के प्रयोग की ज़रूरत है, उन कामों में लड़कों को हमेशा आगे किया जाता है। तो ये हमारी परवरिश का फ़र्क है और इस कारण से लड़के लड़कियों में ये भेद हम देख सकते हैं। फिर बात आती है आयु विभेद की, एज डिफरेंस। बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसका बौद्धिक विकास अधिक होता है। हम एक किशोर बालक की आयु का कंपैरिजन एक पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे की बुद्धि से नहीं कर सकते हैं। दोनों की बुद्धि के विकास में ही बहुत फ़र्क होता है और उसी के अनुरूप उनका व्यवहार भी होता है। फिर जन्म क्रम या बर्थ ऑर्डर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बुद्धि के विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि पहली जन्मी जो संतान होती है उसकी बुद्धि सबसे ज़्यादा होती है, वो सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। इसका कारण वातावरणीय है। पहले बच्चे पर माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची या और जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सभी उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, परवरिश में विशेष ख्याल रखते हैं और उसको इसीलिए सीखने के भी पर्याप्त अवसर मिलते हैं, इसीलिए उसका बौद्धिक विकास भी अधिक होता है। फिर स्कूल का वातावरण, समाज का वातावरण, इनके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के वातावरण का हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ख़ासतौर से हमारी बौद्धिक विकास पर। और जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसके वातावरण का भी बहुत ही गहरा प्रभाव हम देख सकते हैं। और फिर बात आती है इसी तरह से परिपक्वता की। हम अभी तक ये बात करते आए हैं लगातार कि परिपक्वता के आधार पर ही बुद्धि का भी विकास होता है। और फिर आनुवांशिकता, जन्मजात गुण हैं। बुद्धिमानी को हम या बुद्धिमत्ता को हम जन्मजात गुण मानते हैं, तो बुद्धिमान माता पिता की संतान में ऐसा संभावनाएं ज़्यादा होती हैं कि वो भी बुद्धिमान ही होंगे। और फिर ज्ञानेंद्रिय दोष यानी कि सेंस डिफेक्ट्स। अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता है, उसकी किसी भी ज्ञानेंद्रिय में कोई भी परेशानी, या जैसे सुन नहीं सकता, या उसकी त्वचा में कोई परेशानी है, या उसकी ज़बान में कोई परेशानी है, तो वो उस अंग विशेष से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है उन सब से हमेशा के लिए वंचित हो जाता है। जब कोई बच्चा अगर जन्मजात देख ही नहीं सकता तो हम उससे ये कैसे उम्मीद करेंगे कि वो कलर डिफरेंस हमें बता पाएगा कि लाल रंग क्या होता है, पीला रंग क्या होता है, हरा रंग क्या होता है या नीला रंग क्या होता है। इसी तरह से जो बच्चा सुन नहीं सकता उसको भिन्न भिन्न तरह की आवाज़ों का ज्ञान नहीं हो सकता कि कौन सी आवाज़ मधुर है, कौन सी कर्कश है, कौन सी मेल वॉइस है, कौन सी फीमेल वॉइस है, इत्यादि इत्यादि। तो इन सेंसरी ऑर्गन्स का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और फिर मस्तिष्क में दोष, अगर किसी भी तरह से, चाहे जन्म के समय में या जन्मजात, अगर कोई ब्रेन में अगर कोई परेशानी है, कोई हिस्सा अगर क्षतिग्रस्त है, तो भी उस बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। और शिक्षा का क्या योगदान है, शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है बौद्धिक विकास के लिए, ये भी बात आपसे और मुझसे अछूती नहीं है। हम सभी इस बारे में भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और सबसे अंतिम जो बिंदु है वो है बौद्धिक विकास में व्यक्तित्व की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, और व्यक्तित्व को और भी अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। उनके आधार पर ही बच्चे की बुद्धि का भी विकास होता है। हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।